नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन का सेकेंड क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे गेट में आए हों, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आए हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम आप सब लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन का बेसिक लेक्चर जो है उसके क्वेश्चन सीरीज को करा रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें आपने ढेर सारे क्वेश्चंस को सीखा होगा। अब अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होगा और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 10, 20, 15 क्वेश्चंस जो भी हो पाएंगे हम सब लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में ढेर सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पैरेलल में चल रही है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी सिर्फ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं। थियरी हमने सिर्फ मोर सर्किल का कराया और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का कराया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको हमने ढेर सारे कराए। तो आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर करें। आप जिस प्लेटफॉर्म पर मतलब जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, वो चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आप किसी अन्य माध्यम पे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर करें। हर कोई सीखे, क्लैरिटी होनी चाहिए, सही चीजों को सीखे। बात समझ में? तो अब आप सब लोग इसको शेयर कर दें और फिर अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस की सीरीज को देखते रहें। मैकेनिक्स देखना है तो मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर देखना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस का एक नया पड़ाव, एक नई क्वेश्चन सीरीज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मार्क रखिएगा। कई बार ऐसे उल्लू बना के निकल जाता है, तो क्या इंपॉर्टेंट मार्क रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कि लोग इसमें गलत करके आ जाते हैं और बड़े खुश भी रहते हैं। आइए, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ऑफ द सर्कुलर इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, कोई एक वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्या है वायर, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, if the radius of this circle decreases to half। अब इसको हमने क्या कर दिया, पतला कर दिया। रेडियस पहले की तुलना में क्या हो गया, आधा। पहले अगर आपका r था, अगर रेडियस r था तो इसका रेडियस हो गया r/2। if the radius of the circle decreases to half its original value due to stress of the wire। हाँ, क्या हाफ कैसे किया गया, फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू से। फिर से पढ़ते हैं, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज सर्कुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का क्या है, सर्कुलर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल डिक्रीजेस टू हाफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू की आधी कर दी जाए, ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ द वायर बाय अ लोड, किसी लोड द्वारा इसको खींच के इसका एरिया क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसका एरिया हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच ऑफ द वायर बाय अ लोड, किसी एक लोड से खींचकर इसको खींचेंगे, लंबाई बढ़ेगी, डायमीटर घटेगा, लंबाई बढ़ेगी, डायमीटर घटेगा। तो क्या किया गया, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल डिक्रीजेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ वायर बाय अ लोड, किसी एक लोड द्वारा खींच के इसको आधा कर दिया गया। Then the modulus of elasticity of the wire will be। तो बताइए, अगर इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E था तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, जो E' होगा ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भैया, कोई एक वायर था, मोटा था, खींच के पतला कर दिए, तो हमने पतला किया, ऐसे खींच रहे थे, पतला क्या सोने का था, चांदी का हो गया क्या? अगर वो गोल्ड का था तो खींच देने से आपका सिल्वर का हो जाएगा क्या? नहीं, गोल्ड का ही रहेगा, डायमंड का भी नहीं होगा।
तो मटेरियल तो वही रहेगा, और इलास्टिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, साइज कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, मटेरियल इलास्टिक कांस्टेंट आपका जो यंग्स मॉडुलस होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जो मटेरियल के टेंसाइल टेस्टिंग से आपको मिल रहा होता है। तो टेंसाइल टेस्टिंग में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है उसका इलास्टिक लिमिट के अंदर इवन प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा सही है, क्योंकि इलास्टिक और प्रोपोर्शनल सारे मटेरियल्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इलास्टिक और प्रोपोर्शनल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर प्रोपोर्शनल ज़्यादा सही है। तो जब भी आप टेंसाइल टेस्ट करते हैं किसी मटेरियल का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका दूसरा मीनिंग, जब किसी भी ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप हो, मतलब क्या हो, स्लोप कांस्टेंट हो तो लीनियर ग्राफ होगा। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियर होता है, और इस बात को बताया किसने था? हुक ने, इसलिए इसको हम हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड है। तो मटेरियल अगर चेंज नहीं हुआ तो साइज कुछ भी हो जाए, आपका इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा। ये जो ई डैश होगा, भले पतला हो गया, ये ई डैश भी ई के बराबर होगा। ठीक है, तो जब आप कभी भी किसी भी मटेरियल का कोई छोटा टुकड़ा ले या बड़ा टुकड़ा ले, सबका ई क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ मैटर, बशर्ते मटेरियल सेम होना चाहिए। इलास्टिक मॉडुलस मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, तो ध्यान रखिए। तो अगर आप तो उसको आधा कर दिए, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द वायर विल बी 1/4, नहीं आधा नहीं, डबल नहीं, अनअफेक्टेड। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आता है आंखें से अरे जल्दी से बी मार के निकल ले, गलत, ध्यान रखिए। हाँ, ये जरूर बात है कि वही स्ट्रेस लेवल डेवलप करने के लिए, जैसे इसमें अगर आप स्ट्रेस लेवल डेवलप करना चाहते हैं और इसमें कुछ भी, हमारा टारगेट है कि हम दोनों में 200 मेगापास्कल डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें वही स्ट्रेस डेवलप करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और इसमें कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया कम है। जब एरिया कम, रेजिस्टिंग एरिया कम है, अरे भैया अगर आप एक डस्टर इसके ऊपर रखोगे और एक सुई रखोगे, इसको पता है कि जब भी हमारे पास 200 मेगापास्कल से ज्यादा लोड लग जाए, मतलब स्ट्रेस हो जाएगा, हम रोएंगे। तो वो सुई रखोगे तब दोनों में 200 ही डेवलप करना है, ऐसा दवा सोचे कि नहीं। बस ये है कि सुई का एरिया कम है तो कम बल से 200 डेवलप हो जाएगा, और जब आप कोई डस्टर रखेंगे, जब कोई फ्लैट सरफेस रखेंगे, तब 200 डेवलप करने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होगी। बल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये सब बातें हम सब लोग जो मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मजेदार ढंग से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। खैर, ई आपका अनअफेक्टेड। इसमें हाँ, जब रेडियस आधा कर दोगे तो वही स्ट्रेस लेवल डेवलप करने के लिए आपको 1/4 बल लगाना पड़ेगा, 1/4 बल लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 1/4 बल ही लगाओगे, ये उतना ही स्ट्रेस लेवल डेवलप। खैर, उस पर बात करेंगे, ठीक है। इफ द स्टील रॉड ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो स्टील रॉड है गिवन क्या है? एरिया इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसका जो लेंथ है वो क्या है? 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। हैज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जो है 2 × 10⁶ kgf, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब चीजें बहुत इत्मीनान से करिए, स्पीड अपने आप आएगी। तो क्या है, ध्यान रखिए, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ होता नहीं है। शॉर्टकट तब समझ में आता है जब एक बार आप लॉन्ग कट से करें। जब आप 2 से 10 तक पहाड़ा एक बार रट लेते हैं ना, तो 8 7 56 नहीं फिर याद करना पड़ता।
वो 8×56 आपको फिर 8 करने में 8 आके 8×56 नहीं पहुंचते, फिर आपको धीरे धीरे 8×56 याद ही हो जाता है। बात समझ में? तो 8 7 जा 56 रटने के लिए आपको 2 से 10 तक टेबल तो पढ़ना ही पहले। तो पहले आप एक बार चीजों को पढ़ें, फिर शॉर्टकट अपने आप आएगा। टेंशन मत लीजिए, कोई भी टीचर जो होता है इतनी बार उस पर मेहनत कर चुका होता है कि उसे शॉर्टकट आ जाते हैं। आप भी इतनी बार मेहनत करेंगे, बस एक बार तो समझदारी लानी ही पड़ेगी उस सब्जेक्ट में। तो यही बात है और कोई नई चीज नहीं। तो खैर चलते हैं। A steel rod of 1 square centimeter, ओके, cm स्क्वायर भी लिख सकते थे। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मॉडुलस इक्वल टू 2×10⁶ kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 2000 किलोग्राम फोर्स। इसको इस पर सब्जेक्टेबल अप्लाइड विषय तब आएगा जब अप्लाई करोगे ना। तो इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल क्या है, 2000 किलोग्राम फोर्स, 2000 किलोग्राम फोर्स। द इलोंगेशन ऑफ द रॉड विल बी, इलोंगेशन ऑफ द रॉड विल बी, ये क्वेश्चन मार्क है। अब सोचिए सर, ये जो बार है एक कोई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, इस पर कोई एक लोड P लगाया गया। जब P लगाओगे ये बढ़ेगा, गारंटीड बढ़ेगा। तो अब हमें याद है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एकदम बेसिक। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, वो लिखे चाहे ना लिखे हमें यही आता ही। अब यहां से स्ट्रेस क्या होगा, P अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और E तो कांस्टेंट है, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा अपॉन L। स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा अपॉन L। तो डेल्टा क्या आएगा, PL अपॉन AE, डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE। P का मान मालूम है, हाँ सर 2000 किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम फोर्स उसमें भी था, कोई दिक्कत नहीं। L का मतलब 100 सेंटीमीटर, A का मतलब क्या है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका मतलब 2×10⁶। अब ये जो आंसर्स आएंगे, किलोग्राम फोर्स फोर्स कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। एक बार देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए तो एक बार यार। तो डेल्टा इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, 2×10⁻, यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां नीचे आएगा 2×10⁶ सेंटीमीटर। तो यहां से क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर भाई, 2 कट गया, 10⁶/2, तो क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर। आंसर जिसमें आएगा, किसमें आएगा, L जिसमें रखे वही आंसर, L आपका सेंटीमीटर। यूनिट का भी थोड़ा आप सब लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान तरीके से करिए, रटना नहीं। डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE, कब भाई, कब PL अपॉन AE, जब A कांस्टेंट हो, जब P आपका यूनिफॉर्म एक्सियल लोड लग रहा हो। अगर ये तिरछा लगाते तब, तो तिरछा लगाते तो PL अपॉन AE होता, नहीं। हाँ, इस सिचुएशन में आपका PL अपॉन AE। चलिए अगला क्वेश्चन, आई स्टील बार 40×40 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये 40 mm इंटू 40 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ, कंप्रेसिव लोड जो है वो क्या है 200 किलो न्यूटन। क्या है, कंप्रेसिव लोड 200 किलो न्यूटन, क्या है, कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो कंप्रेसिव लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। इफ द लेंथ ऑफ द बार इज, लेंथ ऑफ द बार इज 2 मीटर एंड एक्स मॉडुलस इक्वल टू 200 गीगापास्कल। द इलोंगेशन ऑफ द बार, तो अब हम यहां पर यूज कर सकते हैं डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन A, क्योंकि एक बार आपको समझदारी आ गई। अब P कितना दिया है, P दिया है 200 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन 10 की घात 3। L आप 2 मीटर है, L आपका क्या है 2 मीटर। A क्या है, A होगा 40×40 mm स्क्वायर, और ये होगा 200×10 की घात 3। अब ये mm स्क्वायर, और ये क्या होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान रखिए,
जो 1 मेगा पास्कल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आप याद भी कर लीजिए और कन्वर्जन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। 1 मेगा पास्कल तो mm स्क्वायर कट जाएगा, ये भी न्यूटन में रखें कट ही जाएगा, मीटर में आंसर आएगा। मीटर में क्या आएगा आंसर, तो 4 चौक 16, 200 200 काट ही दो, 200 200 क्या करो काट दो, इसको काट दो, तो यहां से क्या आएगा 2/1600 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000/1600 मिलीमीटर, 2000/1600 मिलीमीटर, तो 1.25 मिलीमीटर, 1.25 मिलीमीटर। नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। खैर यहां पर इलोंगेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि कंप्रेसिव लोड है। द कंप्रेशन ऑफ द बार विल बी इक्वल टू 1.25 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही? तो क्या है फिर से, अ स्टील बार ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव पर फोकस रखिए, तो कंप्रेसिव में क्या होगा शॉर्टेन होगा और इसमें टेंसाइल में एलोंगेशन होगा। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मायने में है क्योंकि कई बुक में इसको क्लियर नहीं किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0, पॉइसन रेशियो आपका क्या हो जाए 0, पॉइसन रेशियो आपका क्या हो जाए 0, वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0, तो क्या कहा जाए, देन इट मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या है? तो आप बताइए पॉइसन रेशियो क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहे थे, बहुत खतरनाक चीज नहीं है यार। क्वेश्चन क्या के बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि किसी चीज को जब खींचते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए। अगर रबड़ को खींचिए, ऐसे रबड़ बजाने का मन करता ही है, तो रबड़ लेके आए ऐसे खींच रहे थे, जब देख रहे थे तो बीच में पतला होता जा रहा था। इस बात को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम लेंथ के अलोंग खींचते हैं तो लेंथ के अलोंग जो एक्सपेंशन होता है उससे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं कि लेंथ के अलोंग डायरेक्शन में स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशन। इसलिए आपका स्ट्रेन एरियल स्ट्रेन भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है, और लेंथ के अलोंग भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हो सकता है। तो लेंथ के अलोंग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब आप यूनिएक्सियल लोडिंग करते हैं, एक एक्सिस लेंथ के अलोंग लोडिंग करते हैं, जो कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में होता ही है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लेंथ के अलोंग ही केवल लोड लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूनिएक्सियल लोडिंग करके हम टेस्ट करते हैं, चारों तरफ से लोड लगा के टेस्टिंग नहीं होती, टेस्टिंग यूनिएक्सियल लोडिंग में होती है। तो हमने टेस्ट करके यूनिएक्सियल लोडिंग लगाया तो देखा कि उसका एरिया वहां पर क्या हो गया, कम हो गया। अब ये बात को ध्यान में रखते हुए पॉइसन ने एक नया टर्म आपको डिफाइन किया, पॉइसन रेशियो। तो पॉइसन रेशियो क्या था, पॉइसन रेशियो था लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर को लेटरल बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, लेटरल। तो क्या हो गया लेटरल स्ट्रेन, इन्होंने क्या बताया लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब एक बढ़ेगा लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है पॉइसन रेशियो। पर उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो आपका लैटरल स्ट्रेन जो होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रहा है तो लेटरल घटेगा ही घटेगा, लेटरल डायमेंशन घटेगी।
तो उस सिचुएशन में पहले से ही निगेटिव वर्ड ले लिया कि अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। पर ध्यान रखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि एक तरफ लंबाई बढ़ती है, दूसरी तरफ उसको फैल जाता है, दूसरी डायमेंशन उसकी बढ़ जाती है। एक तरफ आप क्या, ऐसे जनरली क्या होता है कि जब कोई श्रिंक करता है तो उसका वॉल्यूम, उसकी डायमेंशंस कम होती है, पर ऐसे भी कुछ मटेरियल जो श्रिंक करने पे चौड़े होते हैं, ठंडे करोगे और फैल जाएंगे। जैसे बिस्मथ है और आइस का भी कुछ रेंज आप सब लोग जानते हैं 4 डिग्री के आसपास। तो ठंडा जब करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसे कुछ ही की प्रॉपर्टी। मैक्सिमम आपके क्या होते हैं कि ठंडा करने सिकुड़ते हैं। ऐसे क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनको खींचोगे लंबाई भी बढ़ेगी और मोटाई भी बढ़ेगी, वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल होते हैं, उनके लिए आपका पॉइसन रेशियो निगेटिव आता है। और जनरल अगर हम देखें, कुछ ऐसे टिश्यूज भी बनाए गए हैं, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मटेरियल्स बनाए गए हैं जिनका एक तरफ डायमेंशन बढ़ाने पर दूसरी तरफ डायमेंशन भी बढ़ ही जाता है, वो आर्टिफिशियल मटेरियल। जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली पॉइसन रेशियो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम निगेटिव ले चुके हैं, तो ध्यान रखिए एकदम क्लियर कट है कि अगर हम लंबाई बढ़ाएं और एरिया में मतलब लेटरल डायमेंशन चेंज ही ना हो तो आपका पॉइसन रेशियो 0 होगा। अगर हम लंबाई को बढ़ाएं, ऐसे खींच रहे हैं और ये पतला हो ही ना, बस उसी डायमेंशन पे आगे बढ़ता चला जाए, लंबा होता चला जाए। एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री है तो लंबाई बढ़ाओगे तो डायमेंशन कम होता ही है, वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ के लिए। ऐसे में क्या होता है कि डेंसिटी चेंज हो जाती है, ऐसे मटेरियल की क्या हुई, डेंसिटी चेंज हो। खैर सिंपल सी बात को बहुत ज्यादा टहलाने की जरूरत नहीं है। कॉर्क के केस में पॉइसन रेशियो 0 होता है, कॉर्क के केस में पॉइसन रेशियो क्या होगा, 0। तो पॉइसन रेशियो 0 ये बताता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होने पर भी लैटरल स्ट्रेन क्या है, 0। लैटरल स्ट्रेन मतलब दूसरे डायमेंशन में स्ट्रेन क्या है, 0। बात समझ में आ रही, बस सिंपल सी बात है कि म्यू के 0 होने का मतलब है लैटरल स्ट्रेन जो है, लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या है, 0 है। लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से इसको पढ़िए, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शंस डायरेक्टली आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, if the value of Poisson ratio is 0 then it means that material is rigid। ये कोई नहीं है, Poisson ratio 0 ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता कि आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0 होगा। वो हाँ ये जरूर इंडिकेट करता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के होने के बावजूद भी लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, 0 होगा। तो रिजिड होने का क्या मतलब, रिजिड कहता है कि हम तो डिफॉर्म ही नहीं होंगे, हम तो डिफॉर्म ही नहीं होंगे। तो अगर डिफॉर्म नहीं होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल तो दोनों 0 होगा ना। तो ये न्यू नहीं बताता, न्यू ये नहीं कहता कि अगर हम 0 हैं तो वो आपका केवल इतना कहता है कि लेटरल स्ट्रेन 0 होगा। तो रिजिड होना, न्यू का 0 होना नहीं बता। रिजिड की प्रॉपर्टी बस इतनी सी है कि आप कुछ भी कर लो, कोई डिफॉर्मेशन ना हो, कैसी भी लोडिंग लगा लो। अगला, द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। प्लास्टिक मटेरियल का क्या मतलब कि बिना लोड लगाए बढ़ जाओ, फैलते जाओ, बिना लोड लगाए फैलते जाओ। तो बिना लोड लगाए किसी का फैलना, ये कैसे? अभी हम आपको प्रॉपर्टीज जब कराएंगे तो प्लास्टिक में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं किया, स्ट्रेन होता जा रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक भी होगा, कुछ देर तक इलास्टिक, उसके बाद बिना लोड लगाए फैले जा रहा है, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल भी आएंगे, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल, तो मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। प्लास्टिक होने वाला क्या होगा, क्या लेटर प्लास्टिक होने वाला जो आप खींचते हैं बिना किसी लोड के फैलता रहे तो फैलेगा। तो ये बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा है कि लेटरल स्ट्रेन 0 होगा। अरे भाई कोई फैल रहा है तो ये थोड़े कह रहा है कि लेटरल स्ट्रेन भी 0।
हमें क्या है, न्यू जीरो होने का सिंपल मतलब कि लेटरल स्ट्रेन जीरो, तो प्लास्टिक होना ही बिल्कुल नहीं बता रहा। देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मेटेरियल, नो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, नो लैटरल स्ट्रेन, इसको आप सही कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द बुक में गलत दिया है, तो देयर इज नो लैटरल स्ट्रेन इन द मेटेरियल, ये सही है, देयर इज नो लैटरल स्ट्रेन इन द मेटेरियल। अगला, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मेटेरियल इज इनफाइनाइट। तो अगर मैथमेटिकली हम बात करें, जैसे एग्जैक्ट यही होना चाहिए कि देयर इज नो लैटरल स्ट्रेन इन द मेटेरियल, पर अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो क्या होगा, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मेटेरियल इज इनफाइनाइट। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट हो जाए, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट हो जाए तो म्यू का मान मैथमेटिकली जीरो होगा। पर ध्यान रखिए, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि लेटरल स्ट्रेन भी इनफाइनाइट हो, लेटरल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा हो, भाई लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एक्चुअल में ध्यान रखिए, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा 4 से 5% के आसपास, मान लीजिए बहुत ज्यादा तो आपका 40% तक बढ़ जाएगा। 40% का मतलब समझते बढ़ना, अगर 100 सेंटीमीटर था 140 तक बढ़ के टूट गया, तो 40% बहुत ज्यादा चीज थोड़े है यार। 40% हो जाए लेटर आपका स्ट्रेन, इवन आपका मान लीजिए 100% हो जाए, मतलब आप 100 से 200 हो गए, तो 100% की इंक्रीमेंट हुई। 100 से 200 होने का मतलब कि हुए तो डबल, लेकिन इंक्रीमेंट की बात करें तो 200, तो बहुत ज्यादा हो जाए उस समय लेटरल इंटेक, तो ये आपका डिफाइंड ही नहीं होगा, ये आपका ये टर्म क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो ऐसा कोई मतलब ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा है, प्रैक्टिकल बात ही नहीं हो पा रही। अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इनफाइनाइट। एक्चुअल बात क्या है कि लैटरल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज जीरो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कुछ भी, और इनफाइनाइट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई मतलब नहीं होता। मैथमेटिकली इसको हम सही मान सकते हैं, पर हाँ एक्चुअल में इनफाइनाइट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई मतलब नहीं हो, ये ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही, तो उसी को कट करके आप लेटरल स्ट्रेन कर लीजिए, और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन जीरो। द स्ट्रेच इन अ स्टील रॉड ऑफ सर्कुलर सेक्शन, स्ट्रेच मतलब खिंचाव, खिंचाव ही आपसे पूछा गया है। द स्ट्रेच इन स्टील रॉड ऑफ सर्कुलर सेक्शन हैविंग लेंथ इक्वल टू एल, लेंथ इक्वल टू एल गिवन है, सब्जेक्टेड टू एन टेंसाइल लोड इक्वल टू पी, एंड टेपरिंग यूनिफॉर्मली, टेपरिंग यूनिफॉर्मली, टेपरिंग यूनिफॉर्मली D1 एट वन एंड टू D2 एट अनदर एंड। तो ध्यान रखिए, एक आपके पास ऐसे टेपर, एक तरफ D1 और एक तरफ क्या है D2, एक तरफ क्या है D1 है और एक तरफ आपके पास क्या है D2 है। फिर से बना लेते हैं, कोई एक मेंबर था, एक तरफ D1 था और एक तरफ D2 था, ये D1 है और एक तरफ क्या है D2। टेपरिंग यूनिफॉर्मली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेपरिंग इन स्टेप नहीं है, टेपरिंग यूनिफॉर्मली है। टेपरिंग यूनिफॉर्मली D1 से D2 हो जाए, P लोड लगाएं और लेंथ अगर L हो, लेंथ क्या हो L हो, लेंथ L है, D1 से D2 आपका टेपरिंग हो जाए और ये लोड है। ऐसे अगर हम स्ट्रेस पूछें तो आप क्या कहोगे, PL अपान AE। तो भाई सिंपल देखिए, हम रटाने का तरीका भी थोड़ा बता दें। PL अपान AE, ये सिंपल बात है, एकदम सिंपल, लेकिन ये तब होता था जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जब आपका यूनिफॉर्म कोई सेक्शन हो तो π/4 D² होता था। कोई यूनिफॉर्म D क्या है, D यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है भाई, अब जो एरिया करना है वो π/4 ही रखो, पर D² की जगह D1 इंटू D2 कर दो, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार कम वाला एक बार ज्यादा वाला, दो बार नहीं, एक बार कम वाला एक बार ज्यादा वाला।
बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहां पर हमें π/4 d स्क्वायर तो रटा होता है, लेकिन जब d कांस्टेंट हो तब ना, जब d कांस्टेंट नहीं तो π/4 d1 d2, π/4 d1 d2। तो अब यहां पर इसको रख दो तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, p इंटू एल, और यहां पे π/4 d1 d2 इंटू ई, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4pl अपान पाई d1 d2 ई। अरे भाई कौन सा d लें, तो कह रहा है दोनों ले लो। किसी ने कौन सा ले, दोनों ले लो, क्योंकि यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो एक बार ये लो। रट दे का तरीका। इसको अगर डेराइव करा है तो डेरिवेशन से भी ये आएगा, नेट डिफॉर्मेशन इक्वल 4pl अपन पाई d1 d2 ई। 4pl यहाँ पे 1 जो लिखा गया ये l है, तो 4pl कहाँ हो भैया, 4pl अपन पाई d1 d2 ई, 4pl अपन पाई d1 d2 इंटू ई। बात समझ में आ गया? तो कितना आसान होता है रटना जब टेप पढ़वा लो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ टेस्ट स्पेसिमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रॉपर्टी जब हम करेंगे तो बात करेंगे इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड। कोई एक टेस्ट स्पेसिमेन है, जब आप टेंसाइल टेस्ट डायग्राम को बनाए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो इस समय ऐसे कुछ आपको, यहां पे आपका एंड पॉइंट, या लोअर एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, अपर एंड पॉइंट बोल सकते हैं, कई चीजें होती है जब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता, ठीक है, उस पर भी डिटेल बात करेंगे। अ टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड। कोई एक टेस्ट स्पेसिमेन क्या करते हैं, स्ट्रेस 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 बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस स्लाइटली बियॉन्ड, नहीं बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। जब कोई किसी भी एलिमेंट को यील्ड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, देन अनलोडेड। अब बताइए स्लाइटली बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, तो यहां कहीं या कहीं यहां, ये आपका लगभग सीधा रहता है, कुछ वहां पे रहता है, क्योंकि यहाँ की हम प्रॉपर्टी बहुत जान नहीं पाते, धीरे धीरे चेंज होती रहती है, रीअरेंजमेंट होता रहता है, कार्बन मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट रहता है, उस समय हम समझ नहीं पाते, और तब तक फिर सारी कार्बन एक्यूमुलेट होते हैं। फिर आप तो स्लाइटली बियॉन्ड यहां तक मान लीजिए लोडिंग कर दी, अब इसको लोड कर छोड़ो, लोड करके क्या कर दिए, देन अनलोडेड। तो जब अनलोडेड होगा तो इसी के पैरेलल ऐसे आएगा। अब ध्यान रखिएगा, इतना इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो, जब आप इसको यील्ड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा करो टूट सकता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करके छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो इसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक के बाद कुछ क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, तो इसका जो रिटर्न होगा इसके पैरेलल वापस आएगा, इसी के पैरेलल क्या होगा, ये वापस आएगा ऐसे ऐसे, और जब ये पैरेलल वापस आएगा ये रिटर्निंग, अब लोडिंग करिए, ठीक है, अब लोडिंग करिए। तो अब तो यहां पर है ना मटेरियल, यहां पर उसमें ऑलरेडी खिंचाव हो चुका है, उसकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है, जो आप डायमेंशन लिए थे उससे इतना डायमेंशन अब क्या हो गया, ज्यादा। लेकिन अब अगर लोडिंग करोगे तो वो इस लाइन को फॉलो करेगा, अब वो दूसरा वाला एलिमेंट का जीरो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ उसमें बढ़ चुकी है। अब जब उसका यहां से स्टार्ट करोगे तो उसका यील्ड पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, स्लाइडली, अब उसके लिए कर्व दूसरा ऐसे कुछ होगा, तो उसका क्या होगा, उसका यील्ड पॉइंट थोड़ा बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अ टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। तो किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन को अगर यील्ड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा हम क्या करें, लोड करें और उसके बाद अनलोड कर दें, तो अब जो नया वही चीज है, वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया। खैर ये बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता है, पर हाँ थोड़ा ज्यादा हो। अब फिर उसका अगर हम लोडिंग करके टेस्ट करें तो उसका यील्ड पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका यील्ड पॉइंट थोड़ा सा पहले की तुलना में बढ़ जाएगा।
इसी को हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक का जोन देखें, सब जब से आपका डिफॉर्मेशन परमानेंट होना शुरू करे, सब प्लास्टिक रीजन है। एक इलास्टिक रीजन होगा, एक प्लास्टिक, पर प्लास्टिक रीजन में ये इतना रीजन जो होता है वो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। इसमें स्ट्रेन जैसे बढ़ता तो अब ये हार्डर होता मटेरियल, इसका यील्ड पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, बात है, थोड़ा अभी नहीं कि अल्टीमेट के बराबर, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यील्ड पहले ये था तो अब ये हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब फ्री बार, फ्री, यहीं पे ये इंपॉर्टेंट बात, फ्री बार ऑफ लेंथ L इज यूनिफॉर्मली हीटेड। ऐसे रॉड पर, ऐसे स्मूथ रॉड समझिएगा, ऐसे रॉड पर एक बार ऐसे लेटा हुआ है, यहां पे रफनेस कुछ नहीं है भाई, एकदम आइडियल मान के चलिए, फ्री है ना। अब फ्री बार ऑफ लेंथ L इज यूनिफॉर्मली हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू अ टेम्परेचर T डिग्री। इसको 0 से T तक हीट कर दिए भाई, गर्मा दिए एकदम। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे आपका बीटा भी होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है, 1:2:3 होता था। तो अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द स्ट्रेस इन द बार इज, तो स्ट्रेस इन द बार क्या होगा, आपको पता कि अल्फा आपका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट 0 से T डिग्री तक किए तो क्या होगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा टी निकाल के मार के आंसर एकदम खुश हो गए, एकदम खुश होके आ गए भाई। और ई क्या है, तो अल्फा दिया है 0 से T दिया है, ई दिया है अल्फा टी, और ये जो वर्ड ये जो लिखा है इस पे क्यों नहीं मार्क किए, इसको ध्यान दिए। ध्यान रखिए, अगर आप चौड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो जब रुकावट नहीं है तो अंदर हम किसका विरोध करेंगे भाई, किसका, कोई विरोध नहीं। हम चौड़े होकर पैर ले लेट रहे हैं, जब पैर आपका खटिया में फंसेगा ना तब पैर मोड़ोगे ना। जैसे मान लीजिए हम है 7 फीट के और बेड हमारा 6 फीट का, तो क्या करोगे, या तो डायगोनल लेटो या तो क्या करो, डायगोनल लेटो। मैथमेटिक्स पता था, मैक्सिमम लंबाई यूज कर ली। और अगर सीधा लेटो तो पैर मोड़ के लेटो, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस है, दबा के आपको लेटना है। अगर वही आपका 8 फीट का होता तब तो पैर फैलाओ जितना मन कहे, थोड़ा और नीचे भी हो, तो पैर जब फैलाओ तो चौड़े होगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, किसका विरोध करेंगे जब कोई रुकावट ही नहीं। प्री एक्सपेंशन के केस में कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। थर्मल स्ट्रेस, जैसे अब इसी की बात करते हैं, ये एक बार था, ऐसे हीट, आग लगा दिए यहां से बैठ के, आग लगाना वैसे बुरी बात है, तो यहां आग लगा दिए, ये जल रहा है। अब ये कह रहा हम फैलेंगे, जैसे जलेंगे फैलेंगे, फैल जाओ, कौन रोका है भाई, कौन रोका है। तो जब फैल जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। फ्री बार, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में, फ्री एक्सपेंशन खैर वो गैस के वर्ड है, तो कोई फ्री बार के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्ट्रेस डेवलप, देखिए कई बार आता है इसलिए इस पर हम बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहां का आंसर 0। अब किसी ने कहा नहीं हम यहां भी दीवार खड़ा कर, अब आओ, तो अब हीट होगा तो बढ़ना चाहेगा, लेकिन दीवार रोक देगी, और जब दीवार रोक देगी तो उस समय इसमें स्ट्रेस आएगी, टेंशन आएगा यार कि बढ़ना चाह रहे थे बढ़ नहीं पाए, बढ़ना चाह रहे थे बढ़ नहीं पाए, तभी तो स्ट्रेस आएगा। तो बात समझ में सबको आ गई। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में यहां पे आंसर क्या है, सी पर। आइए अगला, ठीक है,
और सारे क्वेश्चंस हम सब लोग आगे ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस किए, ढेर सारे क्वेश्चंस और भी होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन सीरीज डिटेल में होगा, उसी के साथ साथ पैरेलल में हम थ्योरी भी लाएंगे। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी थ्योरी चल रहा है, तो ठीक है आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।